ओके, सो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। मैंने बोला था कि मैं ग्रामर की वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगा, बट दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे पास टाइम नहीं बचता है और इसी वजह से मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर भी मैंने कोशिश किया है और लगभग 4 वीडियोज़ को मैंने अपलोड किया है, वो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस क्या था? दरअसल मैं ये भी वीडियो बनाने वाला नहीं था, वक्त ही नहीं है, कैसे बनाऊँ ये चीज़ें। पर मैंने सोचा इसी वीडियो के थ्रू उन बच्चों से मैं बात भी कर लूँगा या मैं मैसेज एक छोटा सा दे दूँगा। हाँ, तुम ही बच्चों को, तुम ही को, तुम समझ रहे हो मैं किसको कह रहा हूँ। हाँ, तुम ही को भाई। और एक और चीज़, मुझे एक यूट्यूब पे एक बच्चे ने कमेंट किया, मुझे नहीं पता है ये बच्चा कौन है। दरअसल मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे अभि सिंह राजपूत करके बच्चे का नाम लिखा है और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट। क्यों नहीं लगता है भाई, किसी को भी अच्छा लगता है, कहने की क्या बात है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी-सी वीडियो बना देते हैं बच्चों के लिए। मैं कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की बात कर दूँगा जिससे तुम टॉप कर जाओगे, ये है वो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा अपने ऊपर डिपेंड करता है। हर एक बच्चे का अलग-अलग पोटेंशियल होता है, तो तुम बच्चे इस चीज़ को भली-भाँति जानते हो। पर मैं एक छोटा-सा एक गाइडलाइन के रूप में दे दूँगा और ये सब जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, ये इस बच्चे की वजह से है। मुझे नहीं पता ये बच्चा है या बच्ची है, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। यहाँ पे उसी की वजह से ये मैं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बनाता भी नहीं शायद ये वीडियो। इस वाले वीडियो में हम उन मेजर चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम में ध्यान देनी है। मैंने नोटिस किया कि जो बच्चे अभी मैथ्स का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, इन मैथ्स के एग्ज़ाम के बच्चों के पास जो टाइम है, इस टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बच्चों ने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाए। कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं टाइम मैनेज कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कहाँ से हुई? तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे क्लासरूम में कोई वॉल क्लॉक ना लगा हो, है ना? तुम्हारे क्लासरूम में कोई वॉल क्लॉक ना रहा हो, ये एक समस्या हो सकती है। एक समस्या और ये हो सकती है कि तुम्हारे पास कोई वॉच ना हो। अगर वॉच भी है तो डिजिटल वॉच है और वो भाई अलाउड नहीं करेंगे सब। तो बच्चे इस बार तुम एनालॉग वॉच लेके जाना, अगर तुम मतलब नहीं लेके गए तो भी इस बार एनालॉग वॉच लेके जाना और तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। और दरअसल कहें तो मैथ्स का जो पेपर था वो तुम्हारा थोड़ा लेंदी भी था और थोड़ा टफ भी था। मैं हाँ तुम्हारे साइड में हूँ बच्चे, डोंट वरी। दूसरा एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को तुम अच्छे से दे देना और मुझे पता है तुम बेस्ट कर दोगे। घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी वो गलती नहीं हो गई है तुमसे, ठीक है। इस वाले में इंग्लिश के पेपर में तुम आराम से टाइम को मैनेज कर लोगे, घबराओ मत। पर तब भी मैं बच्चे तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम वॉच जरूर लेके जाना, एक एनालॉग वॉच लेके जाना। स्कूल पे डिपेंड होके मत जाना, कौन से जहाँ पे तुम्हारा सेंटर गया है, ठीक है। तुम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेड होकर के एग्जाम देने के लिए जाना। हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखेंगे, क्या क्या होना है, क्या क्या हमको करना चाहिए। मैं तुमको इसमें छोटा सा मैसेज दे दूंगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे तुम कर लेना, तुम्हारे लिए परफेक्ट हो जाएगा ये। क्या ये एक तरीके से मैं इस पूरे वीडियो को देख लूँ तो मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम? अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बस ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी गाइडलाइन है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम क्या करना, जो तुम्हारे एनसीईआरटी की कॉपी है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो तुम्हारी बुक है, उस बुक को तुम लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लाइन बाय लाइन। एक चैप्टर को खत्म करने में मुझे लगता है 5 से 6 मिनट लगेगा, है ना। एक बच्चे ने बताया मुझे 5 से 6 मिनट मुझे लग रहा है सर। तो कोई बहुत एवरेज बच्चा है तो उसको 8 मिनट लग गया, अरे मान लो ना 10 मिनट लग गया, क्या दिक्कत है ना। हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, आई थिंक 10 या 9 ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं। तो अगर मेरा इसमें 90 मिनट भी लग जा रहा है, 90 मिनट भी लग जा रहा है, इसमें भी 90 मिनट ही लग जा रहा है, तो मुझे लगता है 90 मिनट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो गए। 1.5 घंटे तो हो रहे हैं ना। तो 3 घंटे के अंदर मैं अपने पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लूंगा, ठीक है। और किसी बच्चे की स्पीड फास्ट है तो सर 3 घंटा बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, 2 घंटे के अंदर मैं सिमटा दूंगा सर हर एक चीज़ को, ठीक है। तो पहली चीज़ यही करना, बहुत बड़े हाई फाई लेवल के नॉलेज पे मत जाना बच्चे। मैं जो कह रहा हूँ बस फॉलो कर लेना, हो सकता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल हो जाए ये। तो लाइन बाय लाइन अपने सभी चैप्टर्स को पढ़ लेना, एक एक लाइन पढ़ लेना। उसका हिंदी ट्रांसलेशन या फिर उसको समझने की बाद में बात करना। तुम पढ़ते जाओगे, तुम समझते जाओगे, समझ रहे हो। तो तुम लगभग 2 घंटा लगा करके लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को पढ़ लेना। पहली बात तो यही करना, चाहे सुबह में कर लो चाहे शाम को कर लो, तुम्हारे ऊपर। जैसे कहानी पढ़ते हैं ना, बस वैसे ही कहानी की तरह से पढ़ लेना। दूसरी चीज़ क्या करना बच्चे, कि जितने भी राइटर्स हैं हमारे, हर एक चैप्टर्स के जो राइटर्स हैं, उन सभी राइटर्स के नेम याद कर लेना, ठीक है। सभी चैप्टर्स जो दिए गए हैं उनके राइटर्स के नेम। क्या राइटर के नेम आएंगे सर? वही चीज़ें बताइए ना जो एग्जाम में आने वाला है। मतलब कुछ भी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्या बोर्ड का वो लेकर के, हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। मुझे राइटर के सारे नेम पता होने चाहिए। तो सभी चैप्टर्स के, हमारे जितने भी 10th की क्लास में चैप्टर्स हैं, उनके सभी राइटर का नेम याद कर लेना। और तुमको याद होगा भाई, इसमें कहने की क्या बात है, तुम बच्चों को याद भी होगा। तुम रॉबर्ट फ्रस्ट नहीं भूले हो, तुम नेल्सन मंडेला नहीं भूले हो,
है ना, तुम जीएल फ्यून टेस्ट नहीं भूले हो, तुम्हें याद है। तो बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना, और मैं सही कहूँ तो तुम आधे घंटे के अंदर इनको एकदम अच्छे से रट जाओगे। नाम रटना क्या, आधा घंटा में ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट तुम बच्चों के लिए बहुत है। तो भाई पहले तो पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। दूसरी चीज़ क्या कर लेना बच्चे, सभी चैप्टर के राइटर्स का नेम याद कर लेना। उसके बाद क्या करना कि हर एक चैप्टर का थीम क्या है और उस चैप्टर का मैसेज क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेना, पता कर लेना, देख लेना। सर ये भी लिख दीजिए ना यहीं पे। अरे भाई तुम्हारे पास 50 किताब पढ़े होंगे, कितने सब्सक्रिप्शन पढ़े होंगे, कहीं से भी तुमको मिल जाएगा भाई, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि तुम याद रख पा रहे हो कि नहीं, मैटर ये करता है। ठीक है बच्चे, तो पहले तो तुम थीम देख लेना, मैसेज देख लेना हर एक चैप्टर का। हर एक चैप्टर का बच्चे थीम, मैसेज। सर थीम क्या है और मैसेज क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये नहीं समझाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और मुझे पता है बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत प्रेशियस है अभी के समय में। तो थीम और मैसेज भी देख लेना हर एक चैप्टर का, है ना। उनमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सा मेजर इवेंट है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कहानी के एंड में क्या हुआ। तो ये मेजर इवेंट्स भी तुम्हें पता होने चाहिए। अब सर पोअम्स की अगर बात करें तो पोअम्स भी पढ़ना, पोअम्स का डीप मीनिंग भी देख लेना। डीप मीनिंग से मतलब क्या है, वही मैसेज है। डीप मीनिंग से मतलब क्या है, वही थीम है, सेंट्रल आइडिया है, और क्या। तो पोअम्स के तुम अपने पोअम्स के पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेना। पोएटिक डिवाइसेस सर ये आते भी हैं, अरे भाई आ गया तो आ गया, तो 1-2 नंबर में अगर आ भी गया तो मेरा बन ही जाएगा ना, दिक्कत क्या है। तो पोएटिक डिवाइसेस भी जरूर देख लेना। तो यहाँ तक मैंने लिटरेचर पोर्शन की बात की है, यहाँ तक जितना भी तुम देख रहे हो अभी लिटरेचर पोर्शन, तो तुम रीड कर लेना लाइन बाय लाइन। हर एक चैप्टर के राइटर का नेम याद कर लो, थीम और मैसेज याद कर लो, हर एक चैप्टर का मेन कैरेक्टर उसमें कौन कौन से है वो देख लो, मेजर इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, कब से क्या क्या, और कविताएं जितनी दी गई हैं उनकी पोएटिक डिवाइसेस तैयार कर लो। और इन्हीं कविताओं का तुम्हें मैसेज और थीम भी पता होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं थोड़ा ग्रामर पोर्शन की ओर। ग्रामर में क्या करना है, तो देखो बेटा ग्रामर में मैं तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ स्टार्ट नहीं करूंगा, नहीं पैसिव वॉइस पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। सर पैसिव वॉइस आ सकता है क्या, अभी तक तो हमने किसी भी पेपर में देखा नहीं। हाँ बच्चे आ सकता है, लेकिन तुमको एमसीक्यू बेस्ड में देगा, एमसीक्यू की तरह से, समझ रहे हो, जहाँ पे तुमको खाली वर्ब भरने को देगा, लेकिन होगा वो पैसिव वॉइस, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वर्ब जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो भी देख लीजिएगा, हो सकता है मिल जाए, क्या दिक्कत। तो भाई ग्रामर पोर्शन में हम अपने हर एक तरह के टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे। क्या करना है हमें ग्रामर पोर्शन में, हमें जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस हमें मिल जा रहे हैं उन सभी को देख लेंगे। मैंने 4 वीडियो डाले हैं, अगर तुम चाहो तो वो भी देख लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा बच्चे। और यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है मीनिंग। मीनिंग क्या है, कभी कभी जब तुम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ तुमको रूल के हिसाब से नहीं चलना होगा। रूल के हिसाब से तो चलना ही चलना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा मीनिंग के ऊपर। अगर मीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो पूरा स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ही, और यहाँ डैश लगाया है, टू माई हाउस यस्टरडे। ठीक है, ही डैश टू माई हाउस यस्टरडे। पहली बात तो ये कि यहाँ ही लगा हुआ है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि ए कम्स है, तो अगर मैं यहाँ भर दूं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है, ग्रामर के हिसाब से कम्स ही तो होगा। ही के साथ हम वो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो कम्स सही तो है। दिक्कत क्या है सर, बस ये कम, ये वाला सेकेंड है, ये नहीं लग पाएगा, है ना, नहीं लग पाएगा। और सर विल कम भी तो ग्रामर के हिसाब से सही है, पर बच्चे अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हम यस्टरडे बोलेंगे, और इस यस्टरडे वर्ड की वजह से हमारा मीनिंग खराब हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि ये कह रहा है यस्टरडे, कल की बात करिए, ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात कर रहा है तो कम्स क्यों लगाएंगे, प्रेजेंट की बात क्यों लगाएंगे, विल कम क्यों लगाएंगे, फ्यूचर की बात क्यों लगाएंगे, कम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं करेंगे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पास्ट वर्ब ही होना चाहिए, तो मैं मजबूरन यहाँ क्या लगाऊंगा, केम लगाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एग्जाम में आ जाएगा, इसी से रिलेटेड और थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें तुमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा मीनिंग के ऊपर। तुम उसमें पर्टिकुलर कोई ऑप्शन अगर फील करोगे तो पर्टिकुलर ऑप्शन वहाँ करेक्ट फील होगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट फील होगा, पर जैसे ही मीनिंग की बात करोगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटा ग्रामर पोर्शन में अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज आता है तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रियॉरिटी किसको देना, मीनिंग को देना। गॉट इट। तो ग्रामर में जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं मैंने लगाया है, या आप इधर उधर से भी देख सकते हैं, किताब पढ़ा हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं उन चीज़ों से। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में अगर ऐसे एक्सरसाइजेज आते हैं तो मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना और हर एक टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस लगा लेना बच्चे। ओके, आगे आते हैं राइटिंग पोर्शन
मेरा ये सीक्वेंस मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तुम ये वाला काम करना जो मैंने काम यहाँ लिखा है। कौन सा काम है बेटा? ये वाला, ये लिटरेचर पोर्शन का ये सारा नौटंकी पहले तो तैयार कर लेना, ये जितना मैंने लिखा है ना। इसको करने में मुझे लगता है 2-3 घंटा लगेगा, 3-4 घंटा बहुत है इसके लिए। उसका ग्रामर पोर्शन में जितने ग्रामर है वो तैयार कर लेना, और राइटिंग में जितने, अब राइटिंग की बात करते हो, राइटिंग में तुम लेटर राइटिंग तैयार कर लेना, वही जो फॉर्मल तुम करते हो, हर एक टाइप के लेटर को देख लेना। एक्सॉर्प्ट टाइप के क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है बेटा? एक्सॉर्प्ट टाइप के जो कि तुम्हें पैराग्राफ राइटिंग में आ जाता है, तो एक्सॉर्प्ट वाले क्वेश्चन भी जरूर देख लेना, ठीक है? लेटर राइटिंग हो गया, एक्सॉर्प्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और ये तुमको लिखने ढंग से आना चाहिए कि कैसे इसका फ्रेमिंग करना है। इसमें तो मैं वो बात नहीं करूंगा कि कैसे फ्रेम करना है, मैं बस तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो तुम पहले क्या देखे? पहले तुमने देखा लिटरेचर पोर्शन, तुमने ग्रामर पोर्शन और तुमने राइटिंग पोर्शन। बेटा ये सारा का सारा करने में मैं तुमको बताऊं तो 6 से 7 घंटा लगेगा, 6 से 7 घंटा। और ये सुबह में अगर बैठ जाओगे ना, खा पी करके 10 बजे से भी बैठ जाओगे तो शाम के 4 बजे तक खत्म कर लोगे सारा ड्रामा, समझ रहे हो? और मैं ये भी तुमको सजेस्ट करूंगा किसी यूट्यूब वीडियो पे जाके फंस मत जाना, ठीक है? क्योंकि उसमें तुमको 4 घंटा पढ़ोगे और कंटेंट उसमें 30 मिनट का देंगे सब, समझ रहे हैं? उसमें इधर उधर की बातें करेंगे, 4 घंटा पढ़ोगे, 30 मिनट का कंटेंट रहेगा, तो तुम्हारा टाइम ये बर्बाद होगा। तुम इनसे लाख गुना समझदार हो, तो अपना सेल्फ स्टडी के साथ तुम चाहो तो इन्हीं 6-7 घंटे के अंदर ये जितना मैंने नौटंकी बताया है ना, ये सारा सारा ये सब कवर कर लोगे तुम, ठीक है? तो ये हो गया, लेटर राइटिंग की बात मैंने कर ली, एक्सर्प्ट की भी मैंने बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो बचेगा समय शाम को तुम्हारा, उसमें अनसीन पैसेजेस लगा लेना, जितने आंसर तुम अनसीन पैसेजेस कर सकते हो। तुम्हारे बुक में दिया होगा, तुम्हारे कोई और भी बुक खरीदे होगे सैम्पल पेपर का या जो भी है, तो उसमें भी अनसीन पैसेज दिए होंगे। सर वो अनसीन पैसेज एग्जाम में आएंगे? अरे नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा वो, पर तुम्हें एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो बेटा? तो ये अनसीन पैसेज भी जरूर कर लेना। तो मैंने एक सीक्वेंस तुम बच्चों को दे दिया, ये वाला पार्ट मैं बाद में भी समझाऊंगा। ये जो नीचे मैंने पार्ट लिखा है आंसर राइटिंग, अभी मैं बाद में समझाऊंगा, ये इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो तुम सबसे पहले पूरे दिन में चाहो तो कल से ये स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो पूरे चैप्टर को पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, राइटर नेम याद कर लेना, थीम एंड मैसेज देख लेना, मेन कैरेक्टर, मेजर इवेंट्स, पोएम्स और पोएटिक डिवाइसेस देख लेना। ग्रामर पोर्शन में हर एक तरह का ग्रामर का क्वेश्चन लगा लेना, मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करना, जैसा कि मैंने कहा। राइटिंग में तुम लेटर राइटिंग देख लेना, पैराग्राफ राइटिंग देख लेना, और अनसीन पैसेज लास्ट में कर लेना। देखो अनसीन पैसेज में तुम्हारा स्पीड मैटर करता है, और सबसे ज़्यादा नंबर अगर बच्चों के कटते हैं तो अनसीन पैसेज से ही कटते हैं। तुम ये सारा सही कर लोगे, ये वाला नौटंकी फंस जाएगा, क्योंकि ये 20 नंबर का होता है, और अगर इसमें 5 भी गलत हो गए तो सर गए, 5 नंबर गए। हाँ 5 मार्क्स गए तुम्हारे बच्चे, समझ रहे हैं? तो अनसीन पैसेज, और ये चूंकि हम पढ़े भी नहीं होते हैं, दिक्कत इस बात की है, नया नया वो मिलता है हमें, तो अनसीन पैसेज में स्पीड और एक्यूरेसी, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो बेटा ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना घर पे, कई सारे लगा लेना, वो आएगा तो नहीं, लेकिन एक तरह से तुमको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। तो ये चीज़ यहाँ से मैंने जो बताया, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये चीज़ें आप करेंगे तो शाम तक आप चाहें तो एकदम पूरा रिवाइज कर लेंगे। एक दिन की बात कर रहा हूँ, ये मैं 1 डे की बात कर रहा हूँ। अभी रात की मैंने बात की ही नहीं कि तुमको रात को क्या करना है, तुमको मैंने बस ये 6-7 घंटे का टाइम पीरियड बताया है। 6-7 घंटे मैं पढ़ लूंगा सर बैठ के? हाँ भाई पढ़ लोगे, अगर मन में इच्छा है तो पढ़ ही लोगे, नहीं तो तुम जानो। तो 1 डे में ये तुम करोगे, कल के दिन के लिए अगर तुम चाहो तो, या तुम किसी भी डेट के लिए डिसाइड कर लो। अब यहाँ पे बात करेंगे सर अगले दिन हम क्या करेंगे। ये मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक एक दिन में कर लिया, अगले दिन फिर यही काम करना, यही वाला काम फिर से कर लेना, यही वाला काम जो मैंने काम बोला ना, यही। अगर ये चीज़ें तुम 3 दिन लगातार कर देते हो ना, तुम एग्जाम में ऐसे बैठोगे जैसे कि तुम टीचर वाला कॉन्फिडेंस लेके बैठे हो, मानो मेरी बात, समझ रहे बेटा? अगर ये सारी चीज़ें तुम कर लेते हो ना, 2-3 दिन तक लगातार वही दोहरा रहे हो, ये भी एक दिन दोहराए, फिर दूसरे दिन भी यही दोहराए, तीसरे दिन भी यही चीज़ दोहराए, तुम चौथे दिन ऐसे एग्जाम में बैठोगे जैसे तुम्हारे अंदर क्या जानकारी नहीं है। किसी मेन कैरेक्टर का एक लड़का नाम बोलेगा, तुम उसका पूरा इतिहास ही बता के छोड़ दोगे, समझ रहे बेटा? तो ये जरूर कर लेना। अब बात आती है थोड़ी आंसर राइटिंग की, बात करेंगे कि आंसर राइटिंग सर कैसे करेंगे। देखो बेटा आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा टेंस का जरूर ध्यान देना। अगर क्वेश्चन मेरा पास्ट में पूछा गया है तो आंसर भी मेरा पास्ट में ही होगा, गॉट इट? अगर क्वेश्चन मेरा पास्ट में पूछा गया है तो आंसर भी मेरा पास्ट में ही होगा, समझ रहे हैं? अब पास्ट में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कोई नॉर्मल इवेंट है, कहानी का कोई नॉर्मल इवेंट है, तो वो नॉर्मल इवेंट का जो टेंस है वो पास्ट में ही होगा। क्यों? क्योंकि कहानी में वो पहले ही घट चुका है, तो इसलिए वो पास्ट में होगा। अब स्टोरी के जो इवेंट्स हैं जो हैपेंड हो चुके हैं पास्ट में, वो भी कौन से टेंस में होंगे? पास्ट में होंगे। लेकिन उस आंसर में अगर तुमको मोरल लिखना है, उसी आंसर में तुमको मैसेज लिखना है, तो एकदम उनको भले ही क्वेश्चन पास्ट में ही हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसको प्रेजेंट में ही रखोगे, समझ गया बेटा? तो आंसर राइटिंग में जिस टेंस में क्वेश्चन होगा, जिस टेंस में क्वेश्चन होगा, उसी टेंस में तुम्हारा आंसर भी होना चाहिए।
अगर पास्ट में क्वेश्चन है तो पास्ट में आंसर भी होने चाहिए, लेकिन उसी आंसर में अगर मुझे मान लीजिए लास्ट में एक लाइन मोरल लिखना हो तो ये प्रेजेंट में लिखना, ध्यान रहे। उसी आंसर में मुझे एक मैसेज लिखना है, उस पूरे आंसर का, उस पूरे चैप्टर का मैसेज लिखना है, तो वो भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। ओके, तो जो पास्ट में हैपन हो चुके हैं उनको हम पास्ट में रखेंगे, लेकिन अगर मैसेज देना है या मोरल की बात करनी है तो प्रेजेंट में मैं लिखूंगा। दूसरी चीज, आंसर राइटिंग करते वक्त वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखते हैं हम, कि जितना वर्ड लिमिट दिया गया होता है उसी तरह लिखेंगे। और आंसर का फ्लो भी अच्छे से देखते हैं कि अगर एक एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर उसको पढ़ना शुरू करे फ्लो में, तो एकदम आसानी से समझ में आ जाए उसको कि तुमने क्या लिखा हुआ है। एकदम फ्लो उसका गजब का होना चाहिए, कहानी की छोटे से एकदम स्टेप के तरह से। ठीक है, तो वर्ड लिमिट ध्यान रखोगे और आंसर के फ्लो को ध्यान रखोगे। सर ये सब तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो क्या कर रहे थे एक साल तक, खुद से पूछ लो ना, तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा। तो आंसर के फ्लो को थोड़ा ध्यान रखोगे। और सबसे जरूरी चीज बेटा, नीटनेस, सफाई। कैसे तुम लिख रहे हो, कहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, कितने लाइन का एक गैप देना है और कितने लाइन में वो आंसर करना है, फिर लाइन का गैप देना है, फिर थोड़ा सा लाइन पे एक गैप देना है। मतलब सफाई और नीटनेस और कट वगैरह बहुत कम होने चाहिए, एकदम ऐसे लगे कि जैसे कंप्यूटर ने टाइप किया हुआ और कहीं गलती ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा नीटनेस के ऊपर। किसके में, आंसर राइटिंग में खाली नहीं भैया, पूरे पेपर के आंसर राइटिंग में हमेशा किसका ध्यान दोगे बेटा, नीटनेस का। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात किया हूँ कि किस तरह से तुम नीटनेस को मेंटेन कर लोगे। देखो, जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ रहे हैं, ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैंने क्या किया है, इस पेज पर सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है, अब अनसीन पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये। अब इसी को मैं इसी तरह से लिखूंगा, इसी तरह से करने की कोशिश करना, क्योंकि आसान होता है इस तरह से आंसर चेक करना और टीचर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जो सही लगे जैसे होगा उसी तरह वो कर देंगे, तुम्हें आसानी से नंबर मिल जाएंगे अगर सही रहे तो, मैं ये कहना चाह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर पहला आइए, पहला अनसीन पैसेज का, और यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन। इसका आंसर नंबर अगर ऑप्शन ए सही है तो उस ऑप्शन ए को भी लिखोगे और उसका जो वर्ड है वो भी लिखोगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, ऑप्शन नहीं लिखते, खाली ये वर्ड लिख देते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि टीचर को मालूम नहीं होगा कि यहाँ क्या होगा, लेकिन वो थोड़े से झुंझला जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बकवास लिखा है लड़का, किस तरह इसको पता नहीं है क्या कुछ, और थोड़ा सा भी उनका दिमाग फिरेगा तो हो सकता है एक नंबर इधर उधर से काट दें, तो क्या करोगे फिर। तो आप जब आंसर लिखोगे तो पहले क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है और उसमें अगर वर्ड ये दिया है, मैंने एग्जाम्पल के लिए कंफर्ट वर्ड यूज कर लिया, तो तुम उसका वर्ड भी लिखोगे। दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है तो उसका जो वर्ड है वो भी लिखोगे, ठीक है। सर तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए एमसीक्यू नहीं रहा, तीसरे में पूछ लिया है फिल इन द ब्लैंक, और उस फिल इन द ब्लैंक में मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट वर्क भरा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट वर्क लिख करके उसके नीचे एक अंडरलाइन रख दोगे ताकि टीचर को पता चल जाए कि ये फिल इन द ब्लैंक वाला एक्सरसाइज है, समझ रहे हो। सर चौथा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए आंसर लिखने के लिए बोल दिया है, तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल के ऐसे आंसर अपना छाप देना जो छापना होगा, ठीक है। सर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में दे दिया है, तो उसका क्या करूं, मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूं और फिर ट्रू फॉल्स लिखूं, अरे कोई जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ तुम ट्रू लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। सर छठवां क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू आ गया, तो दिक्कत क्या है भाई, हमने लिखा तो है डी ऑप्शन और डी का ऑप्शन नन है तो नन लगा दूंगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया। और एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, शायद मैंने यहाँ लिखा था केम वाला वर्ड, ये केम, सॉरी ये केम वाला जो मैंने वर्ड लिखा था, अब मान लो केम के जगह नन आ गया होता तो नन आ गया तो कोई बच्चा कहता है कम से सही है सर, एकदम गजब है, इसी को लगा दीजिए, ये तो होगा नहीं, विल कम मान लीजिए फ्यूचर का हो जा रहा है, तो यही वाला एकदम परफेक्ट है इसी को, लेकिन नन अगर आया है तो ए बेटा ना ये सही होगा ना ये सही होगा ना ये सही होगा, तुम्हारा कौन सा सही होगा, नन सही होगा। तो याद रखिएगा हमेशा मीनिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। आपको लग गया कि नन आ गया है तो नन तो कभी होता ही नहीं है, या हो सकता है नहीं हो, इससे बढ़िया यही है, मार दो यही जो होगा देखा जाएगा, अरे हो जाएगा देखा जाएगा, ऐसे चलता है क्या हर एक चीज़ की, जो होगा देखा जाएगा, तो नन लग रहेगा तो नन ही लगाएंगे सेंस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो मैंने इतनी बातें कर ली कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे करनी, घबराओ मत बेटा, बस 2 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा और ज़्यादा नहीं टाइम लूंगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ समझा दिया है कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, कितने कितने नंबर्स के मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहला और दूसरा क्वेश्चन अनसीन पैसेज होगा, और अनसीन पैसेज मिला के 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है, ठीक है। पहला दूसरा क्वेश्चन अनसीन पैसेज के होंगे, और कितने टाइप के अनसीन पैसेज होते हैं ये नहीं समझाएंगे, टाइम नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, और कितने के आंसर करने होंगे, 10 के, हर एक का 1 नंबर का होगा, तो कितने नंबर का होगा, 10 मार्क्स का, समझ रहे हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो लेटर राइटिंग होगा, जिसका वर्ड लिमिट लगभग 120 के आसपास होगा, और इसी तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ या एक्सॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसकी भी वर्ड लिमिट हो सकता है 120 हो, जरूरी नहीं है कि लिखा हो, नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से वर्ड लिमिट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ है तब तो भाई मेंटेन करना ही होगा वर्ड लिमिट, समझ रहे हैं।
तो ये भी 5 मार्क्स का हो जाएगा और ये दूसरा वाला भी 5 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब लेटर राइटिंग 4 नंबर पे आएगा और पैराग्राफ, जिसको एनालिटिकल पैराग्राफ या एक्सर्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो 5th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये बेटा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये आपके बुक फर्स्ट का भी पैसेज हो सकता है या बुक सेकंड का भी पैसेज हो सकता है और ये 5 मार्क्स का होगा। समझ रहे हैं? छठवां क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होगा और वो पैसेज कहीं का भी हो सकता है, वो बुक फर्स्ट का भी हो सकता है। बुक फर्स्ट क्या तुम जानते हो अच्छे से, वही बुक फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है, समझ रहे हैं? तो या वहां से हो सकता है, फुटप्रिंट से हो सकता है, सेकंड बुक से, दोनों में से कहीं से भी आ सकता है और ये 5 नंबर का होगा। और सातवां जो क्वेश्चन होगा 7 नंबर, ये मेरा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होगा और स्टैंजा हम तुम बड़े अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट बुक में ही पोएट्री दिए गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बुक फर्स्ट, सॉरी लिखेंगे नहीं, बुक फर्स्ट से ये होगा और ये भी कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा। समझ गए यहाँ तक? तो छठवां क्वेश्चन पैसेज होगा, सातवां क्वेश्चन स्टैंजा होगा और ये दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे। आठवां क्वेश्चन मेरा शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं? और ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा कहाँ से, बुक फर्स्ट से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चंस। कितने वर्ड में, 40 to 50 वर्ड्स के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो सर इसमें अगर बुक फर्स्ट आ गया तो इसमें बुक सेकंड आएगा क्या? हाँ देखो यहाँ पे आया हुआ है। और ये दोनों क्वेश्चन क्या शॉर्ट आंसर होंगे? हाँ देखो दोनों शॉर्ट आंसर है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर होगा और 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी क्या होगा बेटा, शॉर्ट आंसर ही होगा। दोनों देखो शॉर्ट आंसर है, लेकिन पहला वाला बुक फर्स्ट से होगा और ये दूसरा वाला बुक सेकंड से होगा। दोनों का वर्ड लिमिट सेम होगा, और ये बुक फर्स्ट से, ये बुक सेकंड से, और इसमें 4 क्वेश्चंस करने होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, तो 4 3 12 मार्क्स का ये हो जाएगा। और आपका इसमें 3 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, ये भी 3 मार्क्स के होंगे, 3 2 6 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो शॉर्ट वाले अब हो गए, तो सर लॉन्ग वाला कब आएगा? तो 10वां और 11वें नंबर पे आपका लॉन्ग आंसर आएगा। तुम बच्चे जानते हो यार ये सब चीज़ें कि क्या क्या कहाँ कहाँ आएगा। तो 10 नंबर पे लॉन्ग आएगा और लॉन्ग कौन से बुक से होगा, फर्स्ट बुक से होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, कितने को करना होगा, 1 को। वो और वाला जो कंसेप्ट होता है ना, उसी और के कंसेप्ट को यूज करके मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ बता दिया है। तो 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन करना होगा और वर्ड लिमिट कितने की होगी, 100 to 120 के आसपास, और यहाँ पे 6 नंबर का ये होगा। और ये जो सेकंड वाला लॉन्ग है वो कहाँ से आएगा, वो सेकंड बुक से आएगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन को करना होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। समझ रहे हैं? तो बस यही था। अब सब तुम्हारे हवाले है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो मैंने शुरू में ये बोला है ना, ये सारा टिटिम्मा बोला है, ये सब करना है, तो ये तुम 3-4 रिवाइज कर लो ना, ये 2 दिन खाली रिवाइज कर लो, कह तो रहा हूँ तुम मास्टर कर लोगे इन चीज़ों में। और सर आंसर राइटिंग में हम क्या करें? तो अरे भैया अभी तक क्या कर रहे थे, अब आंसर राइटिंग सीखोगे, एग्जाम सर पे आ गया है, तो अभी तक तुमको आंसर राइटिंग आ जानी चाहिए थी, मुझे लगता है। ये मैंने बस एक्स्ट्रा मैंने तुमको समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको 2 दिन भी अगर अच्छे से कर लेंगे, ये जो मैंने ऊपर बताया है, ये बहुत परफेक्ट होंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में मैंने ये जो नीटनेस की बात की है, नीटनेस को अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से टीचर फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे आपके आंसर शीट को चेक करते वक्त। हमेशा गैप मेंटेन रखिएगा कॉपीज वर्ड्स के बीच, क्वेश्चन और वर्ड्स के बीच में। और हाँ, अपने हर एक सेक्शन को पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड कर लीजिएगा, तुम समझदार हो। एंड यस, बंद कर रहा हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों।